भर में सुनी जा रही आवाज, दिस इज लेडीज लाउंज एंड मी हुमा काशिफ। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शबाना नाज, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं किसके हवाले से, पार्किंसन डिजीज के हवाले से, और एमएस न्यूरोमस्कुलर है, जिनकी इंफॉर्मेशन, जिनका नॉलेज बहुत ज्यादा है और यकीनन उनका एक्सपीरियंस भी बहुत है डॉक्टर साहिबा का, और इसी वजह से आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं। और इतनी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन चल रही है कि यकीनन अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज है तो आप अगर इस सारी सेशन को सुन रहे लाइव तो आपको बखूबी पता चल जाएगा कि कौन सी एहतियातें हैं कि जिसके बाइस आप अपने उस मरीज को किसी भी किस्म के मजीद हादसे से बचा सकते हैं या मजीद उसकी बीमारी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो मैम, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जिसमें आपने बहुत सारी चीजें बताई, फुटवेयर की भी आपने बात की कि और वॉशरूम के अंदर हैंडल्स भी होने चाहिए, बैठने उठने की पोजीशन भी ठीक होनी चाहिए, तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना है। अच्छा, मैनेजमेंट कैसे हो मरीज की, कि अगर मरीज का बैलेंस ही आउट हो जाता है तो वो मैनेज कैसे करेगा? जी, इसमें एक्चुअली होता ये है कि ये बीमारी है ही मोटर डिसऑर्डर इसे कहते हैं, यानी कि आपके आप मोटर डिसऑर्डर है। मोटर डिसऑर्डर का मतलब ये कि इसकी मूवमेंट की बीमारी है ना, इसमें मसल्स आपके जो है वो वीक, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, रिजिडिटी होती है। तो बैलेंस आउट होने की मेनली वजह यह है कि वो हिस्सा ब्रेन का इन्वॉल्व होता है जिसको हम सब्सटेंशिया नाइग्रा बेसल गैंग्लिया का हिस्सा होता है ब्रेन का, उसका काम क्या होता है? प्लानिंग ऑफ मूवमेंट, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ मूवमेंट। तो जब आपका वो हिस्सा जो कि मूवमेंट्स को आपकी प्लान कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, वो हिस्सा ही अगर आपका डिस्टर्ब है तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, देखिए इसके लिए जो है ये कहते हैं कि आपको बैलेंस का, जहां भी मसल्स और बोन का कोई भी डिसऑर्डर है उसमें मेडिसिन तो पेशेंट ले रहा है, लेकिन उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजियोथेरेपी का। उसमें जो है फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसकी ये ड्यूटी होती है, वो पेशेंट को इस तरह से ट्रेन करता है, उनके उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है जो वीक हैं, जिनकी वजह से बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। आपको वो कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस कराता है जिसकी वजह से वो ब्रेन का एरिया जो डिस्टर्ब हो गया है, जो फंक्शन नहीं कर रहा, तो जैसे हम डोपामिन आर्टिफिशियल तरीके से ले रहे हैं, इसी तरह से कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ हमारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हम पेशेंट को कराते हैं जिससे उसको वो कोऑर्डिनेशन रिगेन करता है। और फिर जो है बैलेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ट्रेनिंग कर ली फिजियोथेरेपी, और फिजियोथेरेपी में भी डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, जो पेशेंट अब डिपेंड करता है किस स्टेज में आपके पास आया है। स्टेज 1 और 2, 3 का पेशेंट तो इजीली आपकी एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन अगर आपका पेशेंट स्टेज 4 में है तो हम उनको बैलेंस ट्रेनिंग के लिए उनको डिफरेंट एक्सरसाइजेस, इवन के चेयर पे बैठ के भी एक्सरसाइजेस हैं, बेड के पर बैठ के भी एक्सरसाइजेस हैं जो हम करवाते हैं ताकि उसकी इंप्रूवमेंट हो, बैलेंस इंप्रूवमेंट हो। ठीक है। अच्छा मैम, ये बताएं कि दवा के साथ किस डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? जैसे फिजियोथेरेपिस्ट आपने बताया कि उनके पास जाना चाहिए, तो फिजियोथेरेपी भी कितने अरसे तक होनी चाहिए उस मरीज की? देखें, इसका ये है कि जो इंटरनेशनली जो स्टडीज कहती हैं वो ये कहती हैं कि नॉर्मली जो है इन पेशेंट्स को डायग्नोसिस के 10 to 15 ईयर्स के तक ये सरवाइव करते हैं ये पेशेंट ना। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहती है कि बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन, अब आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ डाइट, जो आपको मैंने बताया कि आपने लो प्रोटीन डाइट लेनी, और फिजियोथेरेपी 40% रोल जो है उसमें फिजियोथेरेपी का है, उसकी मदद से पेशेंट अपनी जिंदगी के 5 to 10 ईयर्स और बढ़ा सकता है। तो फिजियोथेरेपी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजियोथेरेपी अगर आप नहीं करते तो पेशेंट क्या होता है, स्टिफ होता चला जाता है। और इसमें ज्यादातर जो डेथ्स होती है ना वो होती है कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर, यानी हार्ट और लंग्स की वजह से, क्योंकि आप आगे झुकते हैं, आपकी मोबिलिटी जो चेस्ट वॉल की है वो भी कम हो जाती है। निमोनिया में ये पेशेंट इनकी डेथ होती है। तो क्या होता है, फिजियोथेरेपी में हम स्टेमिना बढ़ाते हैं, उसकी चेस्ट वॉल की मोबिलिटी बढ़ाते हैं ताकि उसकी वाइटल कैपेसिटी यानी सांस लेने की जो है उसकी परफॉर्मेंस में इजाफा हो। तो फिजियोथेरेपी में इसमें ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टेमिना बढ़ाते हैं। उसके अलावा बैलेंस ट्रेनिंग, मतलब फिजियोथेरेपी जो है ओवरऑल जो है इसके पूरी मस्कुलर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। क्योंकि अगर आपके निमोनिया हो गया, बेशक आपको बीमारी इतने स्टेज पे नहीं है लेकिन आपकी फिजियोथेरेपी नहीं हो रही, आपकी चेस्ट वॉल जो है वो श्रिंक होती जा रही है, मोबिलिटी खत्म होती जा रही है, आप आगे की तरफ झुकते जा रहे हैं, डिसबैलेंस हो गए, गिर गए, हेड इंजरी हो गई, तो इस तरह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ती चली जाएंगी और फिर आपकी लाइफ कम हो जाएगी। तो फिजियोथेरेपी और इन मेडिसिन के साथ
आप अपनी जिंदगी जो है वैसे तो 10 से 15 साल मतलब आप सरवाइव कर सकते हैं पार्किंसन डायग्नोज होने अभी के यही बाद। मेरा अगला सवाल था कि ऐसा जी। मरीज कितना सरवाइव कर सकता है? जी 10 to 15 ईयर्स नॉर्मली जो रिसर्चेस कहती थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट रिसर्चेस कहती हैं कि अगर आप प्रॉपर ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप सोचिए 5 से 10 साल तो वो कह रहे हैं। अगर और बेहतर हो, ये तो हेल्थ के हिसाब से वो तो एक एवरेज बता रहे होते हैं ना। अगर आपकी हेल्थ इससे बेहतर है, मैनेजमेंट इससे बेहतर है, तो ये भी पॉसिबल है आप इससे भी ज्यादा सर्वाइव कर सके। तो लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 5 to 10 मैंने 15 साल तो वो वैसे ही कह रहे हैं, फिर 10 साल और मिला लें, 25 ईयर्स तो वो खुद कह रहे हैं। तो आगे वो अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, जिंदगी मौत उसके हाथ में है, और फिर इंसान कोशिश करता है तो अल्लाह पाक उसमें शिफा अगर देते हैं तो बहुत जल्दी इंसान जो है वो इससे बेहतर तरीके से जी सकता है। सही, ओके। अच्छा, कुछ एक अजीब सा डिफरेंट सवाल है जो इससे लिंक्ड नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया है। जी जी। ये एक है कोई मशरेब या क्या नाम है आपका, कहते हैं कि इनको डिप्रेशन बहुत होता है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, तो ये आदत खत्म करना है। ये इससे लिंक्ड नहीं है जी, लेकिन ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जिंदगी में अगर कोई इंसान किसी भी कोई उसको मर्ज हो गया है, तो उसमें इंसान का स्टेमिना या विल पावर कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं दवाओं से रिकवर, खुद होती हैं आपकी बैलेंस डाइट से, लेकिन इंसान का सोचना और उसका मेंटल जो किसी भी किस्म का डिसऑर्डर का ना होना, और उसका ये समझना कि मैं जो भी कर रहा हूँ या एहतियात कर रहा हूँ, उसका विल पावर का स्ट्रांग होना, ये कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी डिजीज से ओवरकम करने में? देखिए ये बात तो एक तो हमारे इस्लाम में भी ये है कि मायूसी कुफ्र ईमान है, ठीक है ना। मायूसी इट्स अ टाइप ऑफ डिप्रेशन। आप इंग्लिश में अगर बात करें तो गोरे इसको डिप्रेशन कहते हैं, हम मायूसी कहते हैं, लेकिन हमारे इस्लाम में बीइंग अ मुस्लिम हमें पता है कि मायूसी कुफ्र ईमान है। सबसे बड़ा तो यही ट्रीटमेंट हमें यहाँ पता चल गया। दूसरा मेडिकल साइंस जो है वो रिसर्चेस से ये बात कहती है कि जब आपको डिप्रेशन होता है तो क्या आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में दर्द को कम करते हैं, जो हमें खुशी का इजहार हमारी बॉडी में होता है, एंडोर्फिन है, उसमें डोपामीन है, उसके अलावा उसमें और बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी से, सेरोटोनिन है जो रिलीज होता है। अगर आप परेशान होते हैं तो ये हार्मोन जो हैप्पी हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रीशन पे फर्क पड़ता है और आपके बॉडी में ही हैप्पीनेस खत्म हो जाती है, आपको दर्द का एहसास बढ़ जाता है। तो ये वही चीज है कि अगर आप परेशान होंगे, अगर आप डिप्रेशन करेंगे तो ब्रेन ये हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है जो कि आपकी बॉडी को डैमेज करना शुरू करते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप ये देखें वही चीज है कि अगर आप परेशान होंगे तो आपकी बॉडी भी नेगेटिव रिएक्ट करना शुरू कर देती है। मशरेब, आप सुन रहे हैं ना, ये डॉक्टर साहबा क्या कह रही हैं? डिप्रेशन एक तो वैसे ही कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है। सेकेंडली, जब आप डिप्रेस होते हैं, किसी भी किस्म की टेंशन, एंजाइटी लेते हैं, तो आपके हैप्पी हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए अच्छा मैम, एक वैसे ही सवाल है कि किस तरह इंसान डिप्रेशन से बच सकता है? आजकल तो इतनी मायूसी है और बहुत सारे इश्यूज हैं, सबसे बड़ी तो बेरोजगारी से इंसान तंग है, ठीक है। और इसके अलावा कोरोना के बाद और बहुत सारी चीजें हुई हैं कि लोगों के रोजगार नहीं रहे और उस तरीके से काम नहीं रहा, और इसके अलावा भी बहुत इश्यूज होते हैं। तो किसी भी किस्म की डिप्रेशन से बचने के लिए, जैसा आपने कहा कि हैप्पी हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं अगर हम इतना डिप्रेस रहते हैं, क्या एक टिप हो सकती है या वन लाइनर क्या हो सकता है ऐसे लोगों जी? इसके लिए बहुत सादी सी एक टिप है जो एक तो सबसे बड़े हम अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं, ठीक है, वो है। दूसरी ये है कि आप उन चीजों के ऊपर खुश हों जो आपके पास मौजूद हैं, आप उन चीजों पे ना परेशान हो जो नहीं है। अगर आप इस तरह करें कि जो चीज आपके पास है अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस और उसमें खुशी महसूस करने लगे ना तो आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा। आप ये सोचें, अगर आपका रोजगार नहीं तो क्या हुआ, आपकी फैमिली आपके पास है, आपकी हेल्थ आपके पास है, आपकी ये सबसे इम्पोर्टेंट, सेहत हजार नेमत जी सबसे बड़ी चीज, जो चीज आपके पास है आप उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें और खुश है। जो चीज नहीं है उस पे अगर आप परेशान होंगे तो हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे। सही सही, ये तो बहुत अच्छी बात कह दी। और हमारे यहाँ तो मुझे लगता है कि आधी से ज्यादा हमारी प्रॉब्लम ही यही कि जो नहीं है उसके पीछे रोते हैं, और जो है और जैसा है की बुनियाद पे जब हम चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। ठीक है, सो ये एक बहुत ही अच्छी लाइव डिस्कशन रही, और अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो मैम ये बताइए कि आपका जो ताल्लुक है वो MS न्यूरोमस्कुलर से ही है, आप ज़्यादा ही बेहतर बता सकती हैं इसके बारे में। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है और जिसको अब स्टेज भी आपको पता है, तो उसको किस तरीके से रिकवर होने में कितना टाइम लगता है और उसकी फैमिली का सपोर्टिव होना कितना ज़रूरी है?
जी, अगर आपका सपोज देखें स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 में पेशेंट तो मूवमेंट में होता है, उसका बैलेंस भी कंट्रोल होता है। तो उसमें ये होता है कि हम पेशेंट हमारे पास जब फिजियोथेरेपी में आता है तो हमारी कोशिश होती है कि उसको पेशेंट को ट्वाइस अ वीक बुला लें। ट्वाइस अ वीक वो क्लिनिक में आ सकता है, हम उसको कुछ ऐसी गाइडलाइन दे देते हैं, कुछ ऐसी बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज हैं, जैसे आपने चेयर पे बैठ के जो है वो आपने एक्सरसाइज करनी है, या डिफरेंट एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं वो हम उनको समझा देते हैं। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वो तो आपके शुरू के 3 स्टेजेस में अगर पेशेंट है तो आप उसको इस तरह मैनेज कर लेते हैं कि आपने उसको गाइडलाइन दे दी और वो पेशेंट घर पर। और इसमें अटेंडेंट का इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो अटेंडेंट की, एक तो वो परेशान नहीं हो। सबसे बड़ी बात यह कि अगर वो परेशान हो जाते हैं, अगर वो अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं तो पेशेंट तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में चला जाएगा। तो हम पेशेंट्स की काउंसलिंग करके उनको ये बताते हैं कि इसमें कितने % इंप्रूवमेंट हो सकती है। और उसमें हम पेशेंट्स को ग्रुप फिजियोथेरेपी भी कराते हैं। ग्रुप फिजियोथेरेपी में ये फायदा होता है कि जो पेशेंट इंप्रूव हो गए हैं तो पेशेंट उनको देख के इंकरेजमेंट होती है कि देखें कि मेरे जैसे बहुत से लोग इंप्रूवमेंट में की तरफ आ रहे हैं। ये तो स्टेज 3 तक की बात है। ठीक है। अच्छा, अब बाकी जो है स्टेज 4 की बात, जब पेशेंट जो है वो बिल्कुल ही आपके क्रचेस पे आ गया, वॉकर पे आ गया, या आपका स्टेज 5 में पेशेंट है जैसे वो बिल्कुल बेड रिडन है, तो उसमें फिर हम उसमें जो है अटेंडेंट का रोल बहुत ज्यादा होता है। उसमें हम पेशेंट्स का बताते हैं कि किस तरह उसकी पोजीशन चेंज करनी है। आपने उसको हर 1 घंटे के बाद जो है अगर वो लेटता है तो उसे बिठाएं। फिर आप उसके वॉशरूम का जो है मैंने आपको जैसे बताया कि उसमें हैंडल्स होने चाहिए। फिर आपने डिफरेंट जो है उसकी होम एनवायरनमेंट, होम सेफ्टी जो है ना, वो हम उसके अटेंडेंट को बताते हैं जो वो मेंटेन कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे अहम चीज जो होती है जो पेशेंट की एक्सरसाइज। ऐसे पेशेंट्स को ये है कि उनको हम ये बताते हैं कि आप बैठ के एक्सरसाइज करें। अगर आप खड़े होके नहीं कर सकते तो आप बैठ के एक्सरसाइज बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं। कीप लिसनिंग, मस्त वन। Alright, once again, welcome back. 17 after 11 आप सुन रहे लेडीज लाउंज, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद एंड इस्लामाबाद। वेलकम। और तमाम लोग जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलते हैं कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शबाना नाज मौजूद हैं, जो कि बेहतरीन फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बहुत सारी चीजें आपको काम की सेशन में पता चल रही हैं। और हम बात कर रहे हैं डिजीज पार्किंसन के बारे में, जिसको रेशे की बीमारी कहा जाता है नॉर्मली, और उसके क्या सिम्टम्स हैं वो भी डॉक्टर साहिबा ने बताया। और इसके साथ उसमें दवाएं क्यों नहीं असर करती हैं वो भी बताया। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे D3 की। तो D3 जो है हमें कौन सी चीजों से मिल सकता है या किन ग़िज़ाओं से मिल सकता है वो भी बताइए। जी, D3 जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पार्किंसन डिजीज के अंदर के। बहुत सारे जो रिसर्चेज अब, क्योंकि देखिए हर बीमारी जो अब तक आई है उसमें रोज नई नई रिसर्चेज हो रही हैं कि किस तरह से इनकी बेहतरी की तरफ जाया जाए। तो इसके लिए जो पार्किंसन के लिए जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं उसमें ये हुआ है कि 70% केसेज ऐसे थे जिनके इम्प्रूवमेंट हुई, जिनका D3 जो है वो नॉर्मल था, उनका बढ़ा, जिनका कम था उन पे इफेक्ट ज्यादा है। और अच्छा, D3 के जो है 2 सोर्सेज हैं जो मेन है, जो सबको बड़े अच्छे से पता है। एक तो सनलाइट जो नेचुरल है, बहुत सस्ता तरीका है ना। सुबह में आप बैठे और शाम में आप 10 मिनट सुबह 10 मिनट, ये बहुत होती है। और आपने अपने जिस्म के हिस्सों को खोल के रखना है, जैसे एक्सपोजर के लिए ना, आपने अपने रेस्ट जॉइंट, अपने फुट वगैरह, तो आप अच्छे से अपने धूप का एक्सपोजर करें, अपने फेस को बचाएं। डायरेक्टली आपके सन जो है वो आपके फेस पे ना आए ताकि आपकी स्किन बर्न ना हो। तो सनलाइट जो है वो सबसे अहम है, जो इसमें आपको विटामिन D3 का इजी सोर्स है। दूसरा जो है वो है एनिमल फैट। एनिमल फैट का मतलब ये है कि डिफरेंट जो है एनिमल फैट में आपको गोश्त आप लें, आप डेयरी मीट लें, और इस तरह वेजिटेबल हैं डिफरेंट। और इसमें जो पत्ता गोभी है जिसको आप बंद गोभी कहते हैं, वो भी बहुत बड़ा सोर्स है। इसमें D3, फास्फोरस, मिनरल्स बहुत बड़ी तादाद में होती हैं। ये वो चीजें हैं जो, अच्छा, आप D3 लेंगे तो ना सिर्फ आप पार्किंसन से बचते हैं बल्कि इससे आपको बहुत सारे और, जैसे आप कैंसर से बचेंगे, ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। और दूसरा कि जो आप, अगर आप कहते हैं कि हम कैल्शियम ले रहे हैं फिर भी हमारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो D3 बहुत जरूरी है। अगर आप D3 आपका कम होगा, आप कितना भी कैल्शियम ले लें तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो कैल्शियम के लिए जो है वो D3 बहुत जरूरी है। और D3 अगर आपका कम होता है, इसमें मूड डिसऑर्डर भी जो है वो D3 से कंट्रोल होता है। उसके अलावा ऑस्टियोप्रोसिस को ये कंट्रोल करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो कैंसर की प्रिवेंशन में भी D3 का बहुत रोल है। तो D3 जो है वो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल है। तो हम इसमें पार्किंसन में स्पेशली आप लोग कोशिश ये कीजिए कि D3 को अपने मेंटेन रखें। अच्छा, 2 क्वेश्चन अभी आपकी डिस्कशन से जहन में आए। एक तो ये कि जिन घरों में धूप नहीं आती वो लोग क्या करें, क्योंकि कराची में अगर हम बात करें बहुत सारे लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं और वहाँ इतनी धूप नहीं आती। सेकेंडली, मूड डिसऑर्डर क्या होता है?
मूड डिसऑर्डर, जैसे जी आपने मूड कहा। डिसऑर्डर जैसे अब देखें, अगर इस डिजीज से रिलेटेड अब हम मूड डिसऑर्डर की बात करें तो उसमें डिप्रेशन होता है, इरिटेबिलिटी होती है, एंजाइटी होती है। जैसे पेशेंट जो है उसको स्लीप एपनिया हो जाता है, नींद नहीं आती, क्योंकि डिसेबिलिटी हो जाती है, पेशेंट कुछ कर नहीं सकता, तो उसकी वजह से मेनली जो इसमें ट्रेमर जो है, रेशे की बीमारी। अच्छा, इसमें एक और चीज आप बताओ, इसमें ट्रेमर जो होता है वो रेस्टिंग ट्रेमर होता है। रेस्टिंग ट्रेमर का मतलब जब आप बैठ जाएंगे, लेटे होंगे, रेस्ट में पोजीशन में होंगे ना, तो ये ट्रेमर ज्यादा हो जाएगा। और जब आप एक्टिविटी करते हैं तो वो ट्रेमर कम हो जाता है। तो एक इसमें ये खास पहचान है। तो इसमें इसीलिए मूड डिसऑर्डर, जब आप कोई चीज कर ना सकें और आपको ज़ाहिर आपकी आवाज खत्म हो रही है, आपकी राइटिंग खत्म हो रही है, आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो। और वैसे अगर मूड डिसऑर्डर की बात करें तो जैसे हम लोग परेशान हो जाते हैं, बाज़ दफा छोटी सी चीजों से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो मूड डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। कभी हम बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, कभी हम परेशान हो गए छोटी सी चीज पे, ये सारे मूड डिसऑर्डर्स में आते हैं ना, कि आपका मूड चेंज होना। सही। और जो दूसरा आपने क्या इसका जवाब दिया कि जहाँ धूप नहीं आती तो वो क्या जी, करें? जहाँ धूप नहीं आती, देखिए इसके तरीकेकार, या तो धूप नहीं आती तो एक तो ये है कि हर घर में थोड़ा सा एक टेरेस छोटा तो होता ही है, तो सुबह में जैसे आप उस एरिया में जाके बैठ जाए। नहीं तो अगर आप चल सकते हैं तो छत है, छत पर आप जा सकते हैं, या आप अपने घर के बाहर जो है तो आपका जो भी पोर्शन है वहाँ चेयर डाल के आप बैठ सकते हैं। तो अब थोड़ा मतलब इसमें कोई जरूरी नहीं किसी बड़ी जगह जाके आप बाहर बैठे, अपने ही घर का जी धूप लेना आपका मकसद है। मैम, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि अगर दवाओं का जैसे वो लेते हैं, असर छोड़ देती हैं, तो अगर दवाएं काम करना फेल कर दें, मतलब वो फेल हो जाए दवाएं और उसको असर भी नहीं हो रहा हो मरीज को, तो फिर दवाओं के अलावा कौन सा इलाज है पार्किंसन डिजीज? जी, एक तो देखिए मैंने आपको बताया था कि डाइट का सबसे आपने लो प्रोटीन डाइट लेनी है। इसमें जब आप ये लेवाडोपा या जो भी डोपामीन ले रहे हैं, एक तो डाइट को आपने कंट्रोल करना है, आपने अपनी एक्सरसाइज मेंटेन करनी है बैलेंस के लिए। उसके अलावा जो रिसर्च से है कि अब जैसे आपने देखा होगा पेस मेकर लगाते हैं ना हार्ट में, इसी तरह से ब्रेन में जो है वो उसे कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। इसी तरह का एक पेस मेकर जो है वो ब्रेन में इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये क्या करता है, ये उस एबनॉर्मल सिग्नल्स को रोकता है जिसकी वजह से ट्रेमर, बैलेंस डिसऑर्डर हो रहा है। तो ये काफी इम्प्रूवमेंट है इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। ये जो बहुत सारे पेशेंट पे ट्रायल बेसिस पे भी हो रहा है और बहुत सौ को हो भी चुके हैं, लगा भी चुके हैं। तो ये जो इम्प्लांट लगाते हैं इसको कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जब मेडिसिन काम करना छोड़ देती हैं तो डायरेक्टली जो है वो इम्प्लांट कर देते हैं ये पेस मेकर टाइप का जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए। तो ये हमारे बैलेंस और ट्रेमर को काफी हद तक कंट्रोल करता है। उसके अलावा इसमें और सर्जरीज होती हैं, उसको कहते हैं एब्लेटिव सर्जरीज। एब्लेटिव का मतलब ये होता है कि जो टिश्यूज हैं उनको बर्न कर देते हैं हीटिंग से ना, वो उसमें वो डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, उससे जो है हीट करके। इसमें जैसे एक एरिया ब्रेन का है जो डैमेज हो रहा है, जो ये जिसमें डेथ हो रही है इन सेल्स की, उस एरिया में सुराख करके, थैलेमोटोमी कहलाता है, उसमें से एरिया में सुराख करके उन टिश्यूज को बर्न कर देते हैं जो टिश्यूज एबनॉर्मेलिटी हो रही है जिसमें। फिर न्यूरल ट्रांसप्लांटेशन एक ये हो गया नया जो आया है, न्यूरल ट्रांसप्लांट। वो सेल जो डेथ हो गई जिनकी, उनकी जगह ट्रांसप्लांट कर रहे हैं दूसरे नए सेल्स ना, जो हेल्दी सेल्स हैं। या स्टेम सेल भी अब तो नई रिसर्च में ये कह रहे हैं कि स्टेम सेल थेरेपी इसमें कर रहे हैं, यानी स्टेम सेल दूसरी जगह के सेल लेकर स्टेम वहां पे इम्प्लांट कर रहे हैं ताकि वो वहां पे जनरेट हो और वो डोपामीन जो प्रोड्यूस करते हैं जिनकी डेथ हो गई है उनकी जगह उन सेल्स को इम्प्लांट करें। ये न्यूरल इम्प्लांटेशन हो रही है। तो ये डिफरेंट जो है चीजें हैं जो इन पेशेंट्स में जब दवाएं कम असर कर देती हैं तो फिर ये चीजें अब अप्लाई कर रहे हैं पेशेंट्स में। यानी कि फिर सर्जरी होना बनती है, आपकी सर्जरी होगी, फिर ऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी दवाएं असर नहीं कर रही और आपका बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हो रहा है, पेशेंट बहुत डिटोरिएट हो रही है उसकी कंडीशन, तो फिर सर्जरी से ज़ाहिर है जब बेहतरी आएगी, पेशेंट को बैलेंस कंट्रोल होगा, उसका ट्रेमर, रेशा कम होगा, तो बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। ओके, ठीक है। अच्छा मैम, अगर शुबा हो रहा है कि इंसान जो है इसका मरीज हो रहा है, और जैसे कि आपने सिम्टम्स भी बता दिए, जी जी, तो फिर कैसे बच सकते हैं कि यानी होने से पहले आपको थोड़ी चीजें पता चल रही हैं कि ये हो सकती है या हो रही है, बिल्कुल अर्ली स्टेज पे कहते हैं ना कि अगर आपको पता चल जाए किसी बीमारी का तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है इंसान। बिल्कुल। तो अगर शुबा हो रहा है तो फिर कौन सी एहतियातें हैं या क्या करना चाहिए?
इसमें मेनली सबसे बड़ी तो एहतियात ये है कि आपने अपने आप को एक तो फ्रेश एयर में आपने रखना है। अपनी वेंटिलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज, आपने एरोबिक एक्सरसाइजेज जो कोऑर्डिनेशन के लिए होती हैं। सबसे पहले तो हेल्दी लाइफ स्टाइल आपने अपना अपनाना है ना। और फिर अगर आपको ये है कि आपका पेशेंट स्लो हो रहा है तो फौरन ही जो है आपने उसका न्यूरोफिजिशियन, जो आपका करीबी कोई भी है न्यूरोफिजिशियन नहीं तो फिजिशियन, तो वो फौरन आपके टेस्ट कराएंगे और टेस्ट करा के वो देखेंगे कि आपका डोपामिन लेवल या आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट कर लेंगे। और बिफोर डिजीज, जैसे अगर आप समझ रहे हैं आप 60 ईयर्स में हैं और आपकी फैमिली हिस्ट्री है पार्किंसन की, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने अपनी ग़िज़ा में ज्यादा से ज्यादा ओमेगा 3, अपना विटामिन D3, अपनी एक्सरसाइज और सब्ज पत्तों वाली जो है वो जितनी भी सब्जियां हैं उसका इस्तेमाल ज्यादा करें। फॉलिक एसिड का इस्तेमाल आप ज्यादा करें। मछली का और प्रोटीन डाइट जो है वो लो प्रोटीन डाइट आप लें, मतलब प्रोटीन का पोर्शन आप अपनी बॉडी में कम कर दें। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी इसमें। ठीक है। अच्छा, दुनिया में कितने फीसद लोग हैं जो इस बीमारी का शिकार हैं, और स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारी कंट्री में कितने % लोग हैं? जी, तकरीबन जो है 1 मिलियन के करीब, और टोटली वर्ल्ड वाइज जो है 1.5 मिलियन जो लोग हैं वो सरवाइव कर रहे हैं विद पार्किंसन। और इसमें आपको एक चीज़ ये बताऊं कि जो मेल्स है ना, मेल्स में ये डिजीज होती तो दोनों में, मेल फीमेल दोनों में होती है, लेकिन मेल्स जो हैं वो 1.5% जो है ज़्यादा इफेक्टिव हैं इससे फीमेल से। इसका भी कोई रीजन है? कोई हाँ, उसका रीजन क्योंकि देखिए इसके कॉज में जो फैक्टर्स हैं जैसे पेस्टिसाइड्स, क्योंकि स्प्रे वगैरह का काम फैक्ट्रीज में काम ज्यादातर मेल्स ही करते हैं ना, फार्मर भी मेल्स हैं, फिर वो ये ज्यादा उनका जो है एक्सपोजर होता है इनसे, टॉक्सिन से। ये सेकेंडरी पार्किंसन कहलाता है ना, कि मतलब आपको टॉक्सिन्स की वजह से, ड्रग्स की वजह से जो होता है, तो मेजोरिटी मेल्स में जो है ये चीज ज्यादा आती है। तो जो इसकी गिनती की गई है लोगों के हिसाब से, तो उसमें ये रिसर्च के अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, अगर आपके घर में कोई इंसान मौजूद है, माँ बाप है, बहन भाई है, फैमिली का कोई भी इंसान, कोई घर में रेशे का मरीज है, तो उसका सही पोस्चर क्या होना चाहिए? बैठने का, चलने का, फिरने का, किस तरीके से, और एहतियात कौन सी होनी चाहिए? और जैसे आपने कहा कि कभी वो गिर भी जाते हैं चलते चलते, तो कौन सी एहतियातें हैं जो घर वालों को पता होना चाहिए कि अगर ये मरीज है तो हम उसको कैसे एहतियात कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इसकी फंक्शनल ट्रेनिंग। फंक्शनल ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि वो सारी चीजें जो मतलब नॉर्मल रोजमर्रा लाइफ में जो है वो पेशेंट की जरूरी होती हैं। अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को, अगर आपका पेशेंट, देखिए इसमें स्टेजेस हैं डिफरेंट ना, 5 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें सिर्फ एक साइड आपकी इफेक्टेड होती है। दूसरे स्टेज में आपकी दोनों साइड इफेक्ट होती हैं लेकिन आपका बैलेंस इफेक्ट नहीं होता। और थर्ड स्टेज में ये होता है कि माइल्ड सा, मतलब थोड़ा सा दोनों साइड जो है वो इफेक्टेड है लेकिन आपका बैलेंस नहीं इफेक्टेड होता। फिर फोर्थ स्टेज इसकी एक और होती है, उसमें दोनों साइड बायलैटरल का मतलब है दोनों राइट और लेफ्ट दोनों साइड आपकी इफेक्टेड हो जाती हैं और उसके साथ बैलेंस भी आपका डिस्टर्ब हो जाता है। और उसमें फिर आपको किसी भी जो है असिस्टिव डिवाइस, जैसे आपने क्रचेज हैं या आपका वॉकर है उसके साथ। और एक होता है फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज में पेशेंट कंप्लीटली बेड रिडन हो जाता है, मतलब वो बेड से उठ नहीं सकता, तो व्हील चेयर पे आ जाता है। तो अब डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट किस स्टेज में है। अगर आपका पेशेंट, सपोज आपका पेशेंट जो है थर्ड है, फोर्थ स्टेज में आ गया है और वो बेड पर है, तो बेड पर उसको फंक्शनल जो ट्रेनिंग की जाएगी वो ये कि पेशेंट को किस तरह से करवट लेके, किस तरह से अपने हाथ से जो है व्हील चेयर पे शिफ्ट होना है, ठीक है, लेटने से कैसे बैठना है ये ट्रेन कराया जाता है। फिर किस तरह से उसको अपने बेड पे से उठ के व्हील चेयर पे किस तरह बैठना है, क्योंकि व्हील चेयर पे अगर आ गया है उसने जाना है, या वॉकर पे किस तरह, तो उसे हमने ये ट्रेन करना होता है कि किस तरह से पेशेंट को बेड से खड़े होके जो है वो वॉकर पे आना है। और थर्ड जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा है, वो है आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आपकी कमोड की हाइट आपने एडजस्ट करनी है, कि बहुत लो कमोड ना हो, आपकी कमोड की हाइट जो है वो आपके पेशेंट के हिसाब से हो। और WC पेशेंट नहीं यूज करे, क्योंकि उस पे से उठ के उसको बैलेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके साथ आपने उसके टॉयलेट में और उसके वॉशरूम में आपने हैंडल्स लगाने हैं डिफरेंट ना, जिसको उसको पकड़ के वो उठ सके बैलेंस के लिए। और फिर उसकी आपने घर में वॉशरूम में या स्टेप्स जो है ना, सीढ़ियां, उनको स्टेप्स को आपने कम कर देना है। आपने कोशिश ये करनी है कि पेशेंट के कमरे में स्टेप्स ना हो। दूसरा फिर आपने ये करना है कि पेशेंट को जो बर्तन दें, वो बर्तन जो है कोशिश करें अच्छी वाली प्लास्टिक के जो आजकल आ रहे हैं वो दें। शीशे के बर्तन उनके कमरे से हटा दें, क्योंकि वो अगर उनकी ग्रिप में भी फर्क पड़ जाता है, बैलेंस में, तो गिर गए तो वो डैमेज हो सकता है कोई भी एरिया। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि उनके जो बटन्स हैं
अब उनको हमने ट्रेन करना होता है कि उन्होंने कपड़े कैसे पहने, क्योंकि इन पेशेंट की फाइन मूवमेंट, कहते हैं कि बारीक जो मतलब फाइन मूवमेंट्स हैं वो खत्म हो जाती है ना, कम हो जाती हैं। तो बटन जो है वो छोटे बटन जो है वो हटा दें। आप इनकी कोशिश करें बड़े बटन जो है इनके कपड़ों में लगाएं, या फिर इनके बगैर बटन वाले स्टिकिंग वाले जो है वो शर्ट्स रखें। यानी इस तरह से ये अल्ट्रेशन जो है। और फुटवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फुटवेयर आप बहुत ऐसे फुटवेयर रखें जो स्लिप ना हो ना, अच्छी क्वालिटी के फुटवेयर, ताकि ये बैलेंस में रह सके। ठीक है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, लेकिन एक ब्रेक आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद वापस आते हैं। कीप लिसनिंग मस्त 103। और राइट, सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि रेशे की बीमारी क्या होती है, इसमें मरीज की जो हालत होती है तो उसको कौन कौन सी एहतियातों की जरूरत है, और किस तरीके से जो है एक मरीज सरवाइव कर सकता है, कैसे उसकी जिंदगी जो है वो बढ़ाई जा सकती है दवाओं के साथ साथ, एहतियात के साथ। तो हमने एक बहुत ही अच्छा लाइव सेशन किया है। डॉक्टर साहिबा ने बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव, जो आपके क्वेश्चंस थे उनको इन्फॉर्मेटिव आंसर भी दिए हैं, और यकीनन आपके नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। रेशा मुख्तलिफ किस्म का होता है, लेकिन पार्किंसन का जो रेशा है उसको कैसे पहचान की जा सकती है और अलामात कौन सी हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो एक बहुत मुनफरिद सेशन रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस डिजीज, सो डू लेट मी नो थ्रू योर फीडबैक। आप इसमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है पार्किंसन डिजीज के हवाले से, कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी इस तरह का मरीज है तो वो कैसे आप उसकी एहतियात करके उसकी जिंदगी को बचा सकते हैं। तो आप बिल्कुल क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।